इतिहास की गहराइयों में उतरते हुए आज की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजपूत काल की, मतलब वीरता, राजवंश और उनके विस्तार का वो अहम दौर। जी हाँ, और हमारी ये बातचीत आधारित है राजपूत काल, उत्पत्ति, वंश और विस्तार के कुछ हिस्सों पर। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि इस दौर के सार को समझें, कैसे इनकी शुरुआत हुई, कौन से बड़े वंश थे, उनके आपसी संघर्ष और क्या विरासत छोड़ी उन्होंने। हाँ, और देखिए, राजपूत शब्द सुनते ही मन में एक वीरता वाली छवि तो आती है, स्वाभिमान की। सही कहा। तो नाम से ही शुरू करते हैं। राजपूत मतलब राजा का पुत्र, है ना, शासक वर्ग। जी। पर इनकी उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में थोड़ी अलग अलग राय है। कुछ तो मानते हैं कि ये प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के ही वंशज हैं। हाँ, ये एक मत है, लेकिन कुछ दूसरे विद्वान हैं वो ये तर्क देते हैं कि शायद ये मध्य एशिया से आए कुछ विदेशी समूह थे, जैसे हूण हो गए, शक, गुर्जर, अच्छा। जो भारतीय समाज में घुल मिल गए और फिर शासक बन गए। हाँ और एक और काफी दिलचस्प सिद्धांत है अग्निकुल सिद्धांत। हाँ, वो पृथ्वीराज रासोवाला, चंद बरदाई का। बिल्कुल भाई, जिसके हिसाब से 4 खास वंश परमार, चौहान, सोलंकी और प्रतिहार ये गुरु वशिष्ठ के यज्ञ की अग्नि से पैदा हुए। सुनने में तो ये बहुत नाटकीय लगता है। है तो, पर इसे शायद ऐतिहासिक तथ्य की तरह नहीं देखना चाहिए। ये ज्यादा एक प्रतीकात्मक कथा है। अच्छा, किस तरह से? देखिए, हो सकता है इसका मकसद ये रहा हो कि इन वंशों को एक दिव्य उत्पत्ति देकर उनकी सत्ता को वैधता मिले, और शायद उनमें एक तरह की एकता की भावना भी जगाना हो, खासकर उस दौर में जब काफी उथल-पुथल थी। ये दिलचस्प है कि मिथक कैसे सामाजिक राजनीतिक जरूरतें पूरी करते हैं। चलिए अब कुछ प्रमुख राजवंशों पर बात करते हैं। प्रतिहार वंश, इनका जिक्र काफी आता है। जी, प्रतिहार। इनका शासन मुख्य रूप से पश्चिमी और मध्य भारत में फैला, कन्नौज को केंद्र बनाकर। नागभट्ट प्रथम इसके संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन राजा मिहिर भोज का नाम ज्यादा सुनने में आता है। उन्हें सबसे शक्तिशाली कहा जाता है, क्यों? मिहिर भोज इसलिए अहम है क्योंकि एक तो उन्होंने साम्राज्य को बहुत मजबूत किया, और दूसरा, उन्होंने काफी लंबे समय तक अरब आक्रमणकारियों को आगे बढ़ने से रोके रखा। इससे उत्तर भारत में एक स्थिरता आई। अच्छा। फिर अगर गुजरात की तरफ देखें तो चालुक्य, जिन्हें सोलंकी भी कहते हैं, हाँ, सोलंकी, उनका दबदबा था। और शासक भीमदेव प्रथम के समय का जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, ओह, वो तो बहुत खूबसूरत है ना, शानदार उदाहरण है। और ये मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं थे, ये एक तरह से राज्य की ताकत, उनकी कला, उनके वैभव का प्रदर्शन भी थे। सही बात है। और मालवा क्षेत्र में परमार वंश, राजा भोज का नाम तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ हाँ, राजा भोज, वो अपनी विद्वत्ता, कला और साहित्य को जो उन्होंने संरक्षण दिया, उसके लिए जाने जाते हैं। उनकी राजधानी थी धारा नगरी। वो उस समय विद्या का एक बड़ा गढ़ बन गई थी। तो परमारों की पहचान सिर्फ योद्धाओं की नहीं, बल्कि संस्कृति को सहेजने वालों की भी बनी। और चौहान, दिल्ली और अजमेर के आसपास। जी, चौहान वंश। और इनमें सबसे मशहूर तो हुए पृथ्वीराज चौहान। हाँ, पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी के साथ उनके जो संघर्ष हुए, खासकर तराइन के 2 युद्ध 1191 और 1192 के, जी, वो भारतीय इतिहास के लिए बहुत निर्णायक साबित हुए। दूसरा युद्ध जब वो हारे तो समझिए उत्तर भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ गई। तो इतने सारे वंश थे, इन्होंने अपना शासन और विस्तार कैसे संभाला? क्या कोई एक केंद्रीय ताकत थी इनके ऊपर? नहीं, यही खास बात थी राजपूत शासन की। ये मूल रूप से देखें तो स्वतंत्र रजवाड़ों का एक समूह था। अच्छा। जो उत्तर पश्चिम, मध्य भारत और कुछ हद तक दक्कन में भी फैले थे। हर राज्य अपने अंदरूनी मामलों में आजाद था। हाँ, वो अक्सर अपने कुल के गौरव या क्षत्रिय धर्म की रक्षा के नाम पर एकजुट होने की कोशिश करते थे। पर वो एकता हमेशा टिकती नहीं थी शायद। अक्सर नहीं। यही उनकी एक कमजोरी भी साबित हुई कई बार। पर इनके मुख्य संघर्ष, बारी हमलों का जिक्र बार बार आता है। जी बिल्कुल, इनका सबसे लंबा और मुश्किल संघर्ष बाहरी हमलावरों से ही चला। महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जैसे खिलजी, और बाद में मुगल। और बार बार ये देखने में आया कि इनकी आपसी फूट और एक मजबूत साझी रणनीति की कमी का फायदा बाहर से आने वालों ने उठाया। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, ये दौर सिर्फ लड़ाइयों का तो नहीं था। इनकी संस्कृति पर क्या छाप रही? बहुत गहरी छाप छोड़ी है। राजपूत शासकों ने कला, स्थापत्य, साहित्य, धर्म सबको बहुत बढ़ावा दिया। हाँ, वो तो आज भी दिखता है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, कितने शानदार विशाल किले हैं। ये सिर्फ फौजी अड्डे तो नहीं लगते? बिल्कुल सही कहा। ये किले उनकी वास्तुकला, उनकी इंजीनियरिंग, उनकी सामरिक सोच का तो सबूत हैं ही, साथ ही उनके स्वाभिमान और शान का भी प्रतीक हैं।
और इसी तरह जौहर और साका जैसी जो परंपराएं थीं, हाँ, उनके बारे में बहुत सुना है। जहां युद्ध में हार तय लगने पर राजपूत महिलाएं अपने सम्मान के लिए सामूहिक आत्मदाह कर लेती थीं, वो जौहर, और पुरुष केसरिया बाना पहनकर अपनी आखिरी निर्णायक लड़ाई के लिए निकल पड़ते थे, वो साका। ये उनके मूल्यों और बलिदान की भावना को दिखाता है। काफी तीव्र भावनाएं जुड़ी हैं इनसे। धर्म के क्षेत्र में क्या योगदान था? कई राजपूत शासक, खासकर राजस्थान और गुजरात वाले, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कृष्ण भक्ति काफी लोकप्रिय थी। अच्छा। उन्होंने मंदिर बनवाए, भक्ति साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया। तो इस तरह से देखें तो भक्ति आंदोलन को फैलाने में भी उनका एक रोल रहा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राजपूत काल भारतीय इतिहास का एक बहुत ही जीवंत अध्याय है। शौर्य, बलिदान, कला और एक तरह की स्थानीय स्वायत्तता की कहानी। निश्चित रूप से आज भी जब हम वीरता की, संस्कृति की या सम्मान की बात करते हैं तो राजपूतों की विरासत और उनसे जुड़े गौरव का ख्याल आता ही है। उनकी कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं है, वो एक तरह से प्रेरणा भी देती हैं। बिल्कुल। तो इस दिलचस्प चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जी। युद्ध और वीरता की कहानियों से हटकर अगर सोचें तो सत्ता का ये जो विकेंद्रीकरण था और कुल या वंश के प्रति इतनी गहरी निष्ठा, इस पर राजपूतों के जोर ने लंबे समय तक भारत में क्षेत्रीय पहचानों और राजनीति को कैसे आकार दिया होगा। ये सोचने वाली बात है। शायद ये पहलू हमें उस युग की जटिलताओं को और बेहतर समझने में मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।